मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का रुद्र एजुकेशन जोन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे जितने भी दर्शक हैं हमारे चैनल को देख रहे हैं और जो भी हमारे चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ को सुनते हैं, आवाज़ को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, आप सभी लोगों को सुप्रभात। और इसी के साथ मैं आज आप लोगों का अध्याय 9 अभिप्रेरणा एवं संवेग जो आपका चैप्टर है, ये कक्षा 11 के बच्चों का अंतिम चैप्टर है। ये अभिप्रेरणा एवं संवेग, इसको मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं बस यही आप लोगों को कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारी आवाज़ को सुना कीजिए ध्यान से। और आवाज़ को सुनेंगे तो हम इस चैप्टर के बारे में जो चीज़ें बताएंगे वो आपको परीक्षा के समय बहुत ज़्यादा काम करेंगे। ठीक है, तो आइए हम बिना देर किए हुए जल्दी से शुरुआत करते हैं। तो इस चैप्टर का परिचय यहाँ पर दिया गया है। सुनीता एक बहुत कम जाने माने शहर की लड़की है। इंजीनियरिंग के विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए वह प्रतिदिन 10-12 घंटे तक कठिन परिश्रम करती है। शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त हेमंत एवं पर्वतारोहण अभियान में भाग लेना चाहता है तथा एक पर्वतारोही संस्थान में गहन प्रशिक्षण ले रहा है। अमन अपनी छात्रवृत्ति में से कुछ रुपए बचा रहा है जिससे वह अपनी माँ के लिए एक उपहार खरीद सके। यह केवल कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो प्रदर्शित करते हैं कि मानव व्यवहार में अभिप्रेरणा की क्या भूमिका है। ठीक है, यानी कि उपरोक्त में प्रत्येक व्यवहार का कारण कोई अभिप्रेरक है। आप लोग समझ गए होंगे बात को। और इसी के साथ हम आपको एक सामान्य अर्थ में बताना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, सामान्य अर्थ में आपको हम बताना चाहते हैं कि अभिप्रेरणा है क्या। ठीक है, अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। ठीक है, इस चैप्टर का आप लोगों के जीवन में बहुत बड़ा उपयोग है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, अभिप्रेरणा है क्या, इस चीज़ को हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, सामान्य अर्थ में किसी कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित होना। ठीक है, किसी कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित होना ही क्या है, अभिप्रेरणा है। ये साधारण शब्द में हम कह सकते हैं कि हम किसी कार्य को करने के लिए जब प्रोत्साहित होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, अभिप्रेरणा बोलते हैं। ठीक है, लेकिन मनोविज्ञान के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो इसमें प्रक्रिया और प्रक्रिया के परिणाम यानी कि प्रोसेस और प्रोडक्ट, यहाँ पर दो चीज़ें आ जाती हैं। ध्यान रखिएगा, अगर मनोविज्ञान की बात करेंगे तो वहाँ पर आपका एक तो प्रोसेस, ठीक है, प्रक्रिया, और दूसरा आपका प्रोडक्ट, दो चीज़ें आपको वहाँ पर जानने और समझने को मिलेंगी। ठीक है, तो इसी के साथ हम और आगे चलते हैं और देख लेते हैं अभिप्रेरणा का स्वरूप। तो अभिप्रेरणा का संप्रत्यय इस बात पर फोकस करता है कि व्यवहार में गति कैसे आती है। अंग्रेजी भाषा में मोटिवेशन लैटिन शब्द मोर्व से बना है जिसका अर्थ है क्रियाकलाप की गति से। हमारे दैनिक जीवन में अधिकांश व्यवहारों की व्याख्या अभिप्रेरकों के आधार पर ही की जाती है। ठीक है, आप विद्यालय या महाविद्यालय क्यों जाते हैं, इस व्यवहार के कई कारण हो सकते हैं। जैसे आप ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, मित्र बनाना चाहते हैं, या फिर आपको एक अच्छी नौकरी पाने के लिए एक डिप्लोमा या डिग्री की आवश्यकता है, या आप अपने माता पिता को खुश करने के लिए जा रहे हैं महाविद्यालय में पढ़ने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक अभिप्रेरणा का यहाँ पर चक्र बनाया गया, अभिप्रेरणात्मक चक्र। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि इसमें आवश्यकता, ठीक है ना, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या होता है, ये देखिए आवश्यकता है। आवश्यकता के बाद क्या हुआ, अंतर्नोद, उसके बाद उद्वेलन, और उद्वेलन के बाद क्या होता है बच्चों, उद्वेलन के बाद आता है लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार, उपलब्धि और उद्वेलन में कमी। ठीक है, तो ये चक्र है, ये सदैव चलता रहता है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं अभिप्रेरकों के प्रकार के बारे में बताया गया है। अभिप्रेरकों के प्रकार कौन कौन से हैं, तो जैविक अभिप्रेरक, ये अभिप्रेरणा के सहज, ठीक है, सहज यानी कि अंतर्जात जैविक कारकों जैसे हार्मोन, तंत्रिका संचारक, मस्तिष्क संरचना, ठीक है, उपवलकुटीय तंत्र इत्यादि पर फोकस करते हैं। उदाहरण के लिए भूख, प्यास तथा काम अभिप्रेरक। ठीक है, ये जैविक अभिप्रेरक है। और मनोसामाजिक अभिप्रेरक, ये अभिप्रेरणा के मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक
कारकों तथा उनकी परस्पर अंतःक्रिया पर फोकस करते हैं, जिससे अभिप्रेरणा उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए उपलब्धि, ठीक है, संबंधन, शक्ति, जिज्ञासा, अन्वेषण, आत्मसिद्धि, अभिप्रेरक की आवश्यकताएं, ठीक है। ये मनोसामाजिक संप्रेरक है, ठीक है। जैविक अभिप्रेरक आपने जान लिया कि जो आपके शारीरिक जो आवश्यकताएं हैं, जैसे भूख प्यास लगना, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए जैविक अभिप्रेरक, और यहाँ पर मनोसामाजिक अभिप्रेरक है, ठीक है। तो ये बताया गया था, बहुत अच्छा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग मनोसामाजिक अभिप्रेरक के बारे में। यहाँ देख लीजिए, सामाजिक अभिप्रेरक अधिकांशतः सीखे हुए अर्जित होते हैं। सामाजिक अभिप्रेरकों को अर्जित करने में सामाजिक समूहों जैसे परिवार, पास पड़ोस, मित्रगण, संबंधियों का बहुत योगदान होता है। ये अभिप्रेरकों के जटिल रूप हैं। व्यक्ति की उससे सामाजिक परिवेश में अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है, ठीक है। देखिए, संबंध अभिप्रेरक है, उपलब्धि अभिप्रेरक है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक बहुत ही, देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम है। इसको आप लोग जरूर ध्यान से देखिएगा, पूछा जा सकता है ये परीक्षा में। मानव अभिप्रेरणा के संबंध में कई मत हैं। इनमें से सर्वाधिक लोकप्रिय सिद्धांत अब्राहम एच मैस्लो सन 1968 और 1970 में ये दिया गया इनका मत। उन्होंने मानव व्यवहार को चित्रित करने के लिए आवश्यकताओं को एक पदानुक्रम में व्यवस्थित किया। उनके सिद्धांत को आत्मसिद्धि का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। यह सिद्धांत अपने सैद्धांतिक एवं अनुप्रयुक्त मूल्यों का कारण अत्यंत लोकप्रिय। मैस्लो का मॉडल एक पिरामिड के रूप में सप्रतित किया गया, जिसमें पदानुक्रम के तल में मूल शरीर, क्रियात्मक और जैविक आवश्यकताएं जैसे भूख प्यास इत्यादि। देखिए यहाँ पर मैं आपको सीधा पिरामिड दिखा देता हूँ। मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम, देखिए सबसे पहले इसमें क्या है, शरीर क्रियात्मक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, आत्मीयता की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता और आत्मसिद्धि की आवश्यकता। ये देखिए, इसको आप अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम क्या है, तो आपको ये पिरामिड ज़रूर ध्यान रखना होगा और इसको आपको बनाना भी होगा, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर इसको आप लोग अच्छे से बना देते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा और आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। और आगे हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर आवश्यकता द्वंद्व कुंठा पद। देखिए इसमें क्या दिखाया गया है कि द्वंद्व और कुंठा कब आती है, जब व्यक्ति अपने किसी काम में सफल नहीं हो पाता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना। जैसे आवश्यकता है आपकी, आपके अंदर से अभिप्रेरणा जागी कि मुझे ये काम करना है, उद्देलन, लक्षित व्यवहार, उसमें आप क्या हो गए, जो आपका लक्षित व्यवहार था उसमें क्या हो गए कि आप हो गए उसमें असफलता आपको मिली, ठीक है। असफलता मिलने के बाद आप क्या करेंगे, कोई भी वैकल्पिक मार्ग ढूंढेंगे। वैकल्पिक मार्ग में आप ये सब सारा यूज़ करेंगे। उसके बाद आपके अंदर क्या होगा, द्वंद्व के बाद कुंठा, आपको सफलता नहीं मिली। उसके बाद आपका व्यवहार क्या होगा, आक्रामक हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये नियम भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। उसके बाद हम और आगे जा रहे हैं। समयों के शरीर क्रियात्मक आधार। देखिए, दिव्या नौकरी पाने के लिए व्याकुल है। उसने साक्षात्कार के लिए अच्छी तैयारी की है और आत्मविश्वास का अनुभव कर रही है। जैसे ही वह साक्षात्कार कक्ष में जाती है, साक्षात्कार प्रारंभ होता है, वह अत्यधिक तनाव में आ जाती है। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसका हृदय ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है और वह उपयुक्त तरीके से उत्तर देने में असमर्थ हो जाती है। ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। कोशिश कीजिए, सोचने की कोशिश कीजिए ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो ये आपके ऊपर छोड़ देते हैं, आप इसको सोचिएगा कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है जेम्स लैंगे का संवेग सिद्धांत। जेम्स लैंगे का, देखिए यहाँ पे देख लेते हैं। जेम्स लैंगे की जो थ्योरी है, तो जेम्स लैंगे थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार पर्यावरणीय उद्दीपक विसेरा या आंतरिक अंग जैसे हृदय तथा फेफड़ों में शरीर क्रियात्मक अनुक्रियाएं उत्पन्न करते हैं जो पेशीय गति से संबद्ध होते हैं। उदाहरण के लिए अप्रत्याशित अत्यंत तीव्र शोर के द्वारा चौंकना, ठीक है, चौंक जाना, या किसी शारीरिक जैसे दुर्घटना हो जाती है तो उसमें समस्या उत्पन्न हो जाना। तो वहीं यहाँ पर चित्र के माध्यम से सड़क दुर्घटना हो गई, हृदय गति का बढ़ना, पसीना आना, भय हो जाना, उद्दीपक विशिष्ट शरीर क्रियात्मक परिवर्तन, शरीर क्रियात्मक परिवर्तनों का प्रत्यक्षण और अनुभूत संवेग, ठीक है। ये देखिए कैनन बार्ड सिद्धांत का दावा है कि समयों की सारी प्रक्रिया की मध्यस्थता चेतक
के द्वारा की जाती है, जो संवेग उद्दीप्त करने वाले उद्दीपकों के प्रत्यक्षण के पश्चात यह सूचना सकालिक रूप से प्रमस्तिष्कीय वल्कुट कंकाल पेशियों अनुकंपी तंत्रिका तंत्र को देता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इनका बताया गया उद्दीपक है चेतक, और उसके बाद ये क्या करता है, ये प्रमस्तिष्कीय वल्कुट संवेगों के आत्मनिष्ठ अनुभव, और ये अनुकंपी तंत्रिका तंत्र मांसपेशियों और शरीर क्रियात्मक परिवर्तन जो क्रिया संभव बनाते हैं, ये कैनन बार्ड का संवेग सिद्धांत है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देखते चलिए, संवेगों के संज्ञानात्मक आधार क्या हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, सेक्टर सिंगर का संवेग सिद्धांत है, संज्ञानात्मक लेबल, यहाँ पर प्रत्यक्षित वायु उद्दीपक है, शरीर क्रियात्मक उद्दीलन है, और इसके बाद इन संवेग का अनुभव यहाँ पर। अच्छा, ये हम लोग यहाँ पर संवेग के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहीं पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा संवेग के बारे में बता भी देना चाहता हूँ कि संवेग होता क्या है। तो देखिए बच्चों, मनोवैज्ञानिकों ने जो है कि मानव व्यवहार को मूलतः 3 पक्षों में विभाजित किया, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ठीक है, और उनके अनुसार जो है कि सर्वप्रथम मनुष्य अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा किसी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया का ज्ञान प्राप्त करता है, वो उसका ज्ञानात्मक पक्ष है। इस पर ज्ञान के आधार पर उनके मन में किस भाव की उत्पत्ति होती है, वो भावात्मक पक्ष है। इसके बाद वह तदनुकूल प्रतिक्रिया करता है, यह उसका क्रियात्मक पक्ष है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि मानव व्यवहार के मूलतः 3 पक्ष हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ठीक है, पहला क्या है, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। मेरी बात समझ आ रही है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष, 3 पक्ष हैं। ठीक है, ये आपका इमोशन, संवेग के बारे में बताया जा रहा है। अच्छा, संवेग की एक अच्छी सी परिभाषा बता देते हैं। संवेग से तात्पर्य आवेश में आने, उत्तेजित होने अथवा भड़क उठने की दशा से है। ये आपका जेलसिल्ड ने परिभाषा दी है। ठीक है, और हम देखें तो संवेग प्राणी की एक जटिल दशा है जिसमें शारीरिक परिवर्तन, प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा और एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने की प्रवृत्ति निहित होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। और उसके बाद आपका यहाँ पर देखिए दिखाया भी गया है कि भय वाला चेहरा ऐसा है। आप भी देखिए, कभी कभी आप डर जाते होंगे, ये आपका क्या है, यहाँ ध्यान से देखिए, आपका भय वाला चेहरा है, क्रोध वाला चेहरा है, हर्ष वाला चेहरा है। ये क्या है, ये आपका चेहरा है, दुख वाला चेहरा है, ये वाला। ठीक है, तो इसीलिए इसको ध्यान में देखते हुए ये सारा संवेग के बारे में बताया गया है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अच्छा हम और नीचे चलते हैं। निषेधात्मक संवेग हो गए, और यहाँ पर जो है हमने आपको संवेग की परिभाषा बता दी। ठीक है, अभिप्रेरणा की एक और परिभाषा हम आपको बता देते हैं। और गुड ने ये परिभाषा दी है कि देखिए यहाँ पर परिभाषा उन्होंने दी है कि अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने। तो यहाँ पर जो गुड ने परिभाषा दी है वो क्या है कि अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा सही दिशा में लगाने की प्रक्रिया है। ठीक है, गुड ने इसको परिभाषित किया बहुत ही अच्छे शब्दों में कि अभिप्रेरणा जो है किसी कार्य को प्रारंभ करना है। अभिप्रेरणा का मतलब कार्य प्रारंभ करना, ठीक है, उसको जारी रखना तथा उसको सही दिशा में ले जाना है, यही अभिप्रेरणा है। ठीक है, एक और परिभाषा ये तो गुड ने दी है। उसके बाद F.J. मैकडोनाल्ड ने एक परिभाषा दी है। अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन है जो भावात्मक जागृति तथा उद्देश्य अपेक्षित अनुक्रियाओं को जन्म देती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद लावेल के अनुसार एक परिभाषा दी गई। अभिप्रेरणा को और अधिक स्पष्ट रूप से एक ऐसी मनोवैज्ञानिक अथवा आंतरिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी आवश्यकता की उपस्थिति में उत्पन्न होती है और जो ऐसी क्रिया को उत्पन्न करती है जो उस आवश्यकता की संतुष्टि करती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को अभिप्रेरणा के विषय में समझा दिया है। ठीक है, और मैंने आप लोगों को संवेग की परिभाषा भी बताई थी, संवेग के विषय में बताया था। और यहाँ पर मैं आप लोगों को मैकडूगल, ठीक है, मैकडूगल के अनुसार एक परिभाषा है, संवेग की परिभाषा है। यहाँ पर मैं आपको दोनों जो आपका ये था इसमें संवेग भी आया था और संवेग के साथ साथ जो आपका मोटिवेशन था यानी कि अभिप्रेरणा, उसके बारे में मैंने बताया। और संवेग की परिभाषा भी यहाँ पर है जिसको कि मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है संवेग के विषय में मैकडूगल क्या कहते हैं उसको मैं बताना चाहता हूँ।
ठीक है। तो यहाँ पर इमोशन के बारे में संवेग के बारे में मैकडूगल कहते हैं कि संवेग मूल प्रवृत्तियों के केंद्रीय आवश्यक और अपरिवर्तनशील आधार होते हैं। ठीक है। संवेग से तात्पर्य आवेश में आने, उत्तेजित होने अथवा भड़क उठने की दशा से है। टी जेरल्ड ने ये परिभाषा दी है। ठीक है। तो आप लोगों को मैं समझता हूँ कि मोटिवेशन और इमोशन दोनों चीज़ें समझ आ गई होंगी। ठीक है बच्चों, अगर इसमें किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाएं और अपना कमेंट कीजिएगा। और अगर आप लोगों को कुछ समझ में ना आया हो तो उसके बारे में भी ज़रूर पूछिएगा। ठीक है बच्चों, तो अब मैं इसी के साथ आज के इस सेशन को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।